Hello students, welcome back. Welcome to Civil Centric again. So लास्ट सेशन में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था बायएक्सियल कंडीशन, ठीक है, कि किस तरीके से हम बायएक्सियल कंडीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट सेशन में बिफोर एंडिंग हमने ये सॉल्यूशन किया था, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया था और ये था हमारा 28 क्वेश्चन, ठीक है, 28वां क्वेश्चन था। सो इस बात को थोड़ा सा आगे और ले चलने के लिए हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां पे इसको अपन 2 मीटर है, ठीक है, दिस इज 2 मीटर। ध्यान रखेंगे कि ये हमारा 2 मीटर है, ठीक है। सो अगेन इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ते हैं। और जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। क्या बोलता है, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ डायमेंशन L क्रॉस L is subjected to a uniform pressure load of 250 megapascal on its edges as shown in the figure. Assume plane stress condition. क्या शब्द का इस्तेमाल हो गया, plane stress condition। क्या सीखे थे हम लास्ट सेशन में? हमने ये बात की थी कि कभी भी आपको ऐसा कोई शब्द दिख जाए, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, बायएक्सियल कंडीशन, थिन प्लेट, तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो जुगाड़ है वो बायएक्सियल जुगाड़ है, ठीक है। द यंग्स मॉडुलस इज E is equal to 2GPa। अच्छा, एक छोटा सा करेक्शन इस क्वेश्चन में और है, दिस इज L माइनस 2 डेल्टा, ठीक है। ये क्या है, L माइनस 2 डेल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। The deformed shape is a square of dimension L minus 2 delta, है ना। If L is equal to 2 meter and delta is 0.001 meter, the Poisson's ratio of the plate material is, यानी क्या निकालने का है, हमको निकालना है Poisson's ratio, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस शब्द को पढ़ा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मतलब बायएक्सियल प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है माने कि भैया हमारा बायएक्सियल प्रॉब्लम है। अब बायएक्सियल प्रॉब्लम में हमारे पास क्या फॉर्मूलास है, क्या फॉर्मूला है, तो जेड को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दीजिए, हम बचते हैं इन 2 फॉर्मूला के साथ, राइट। और इसके साथ एप्सिलॉन वाई इज सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स, राइट बेटा। सो ये हमारे 2 फॉर्मूले यहां पर बच के आते हैं। हम इनमें से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, चलो एक्स डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन पकड़ लिए मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन को पकड़ लूं तो एप्सिलॉन एक्स क्या है, एप्सिलॉन एक्स क्या है, तो भैया एप्सिलॉन एक्स क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो भैया एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन में कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो डेल्टा इधर से हो रहा है ना, और डेल्टा इधर से हो रहा है, क्योंकि L माइनस 2 डेल्टा का नया स्क्वायर हमको बन के मिल रहा है। यानी एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हो रही है वो कितनी हो रही है, -2 टाइम्स डेल्टा, है ना। एक डेल्टा इधर से कम हो गया, एक डेल्टा इधर से कम हो गया, तो कुल कितना कम हो गया, 2 डेल्टा कम हो गया, -2 डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है बेटा, हमारी L है, ठीक है। सो एक्स डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेन कितनी हो गई, -2 डेल्टा बाई L। अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे तो भी यही है, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, अब हम क्या करें, चलिए इस वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। तो हमें पता है कि एप्सिलॉन एक्स is equal to sigma x upon e minus mu sigma y upon e, right, है ना, ये हमको पता है। तो एप्सिलॉन x हमारा क्या है, -2 डेल्टा अपॉन L एंड सिग्मा x क्या दिया हुआ है, सिग्मा x क्या दिया हुआ है, तो हमें दोनों तरफ सिग्मा x p दिया हुआ है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, 250 मेगापास्कल। और हमें पता है कि भैया
एक्सटर्नल लोड यहां पे सॉम में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लोड और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स सेम ही मानते हैं। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये बात बहुत इलैबोरेटिव है, इसके बारे में अच्छे से बात करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम इसको देख करके कह सकते हैं कि भैया एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेस और वाई डायरेक्शन की स्ट्रेस दोनों ही -P है, क्योंकि कंप्रेसिव है। साइन हमेशा प्रेफर किया करिए कि हम फॉलो करें, ठीक है। याद रखिएगा ये म्यू है, पॉइजन रेशियो मेरा गलत बनता है, ठीक है। सिग्मा वाई क्या है, -P, ओके। सो माइनस माइनस कट गया, वी आर लेफ्ट विद कितना बचा, 2 डेल्टा अपॉन एल इज इक्वल टू P बाई ई माइनस P बाई ई माइनस म्यू P बाई ई। अब देखते हैं क्या क्या डाटा हमको गिवन है। तो डेल्टा हमें दिया है 0.001। सर इसको मीटर में बदल लें, बदलना चाहे तो बदल लीजिए, ना बदलना चाहे तो ना बदलिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेन है तो क्या होगा, स्ट्रेन है तो अगर आप बदलेंगे भी तो ऊपर बदलेंगे मीटर को mm में, नीचे बदलेंगे मीटर को mm में, तो ऊपर भी 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, नीचे भी 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेंथ कितनी है, 2 मीटर, चलो 2 रख दो, है ना। P कितना है 250 माइनस म्यू निकालना है अपने को 250 अपॉन यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 200 GPa। तो आपने इसे मेगा पास्कल में रखा है तो आपको इसे भी मेगा पास्कल में चेंज करना पड़ेगा, और हमारा यंग्स मॉडुलस क्या निकल के आ जाएगा, 200 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मेरे समझ से कि आप सब लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप कहेंगे कि सर अब इसमें एक ही वेरिएबल बचता है जो कि है हमारा म्यू। तो भैया हथियार उठाना है, कैलकुलेटर चलाना है। आइए देखते हैं। सो क्या है 0.001 इंटू हो, देखो कैसे कैसे गलतियां होती है। तो यहां से जब हम म्यू निकाल रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 200 इंटू 10⁻³ इंटू 0.001 इंटू 0.001, मैं क्या कर रहा था, मैं उल्टा कर रहा था, इंटू 0.001, और ये हो गया हमारा माइनस, सो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 200 इंटू 10⁻³ इंटू 0.001, और इधर गया हमारा -250, और इधर हो गया माइनस म्यू टाइम्स 250, ओके, माइनस म्यू टाइम्स 250। सो यहां से हमारा आ रहा है 50 अपॉन 250, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, 250 अपॉन 50 कर रहा था, तो यहां से पॉइजन रेशियो हमारा क्या निकल करके आ गया बेटा, 0.2। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 0.2। देखिए कैलकुलेशन का बहुत ख्याल रखना होता है, कहीं पर भी कोई सिली मिस्टेक ना हो। जैसे मैं पहले कर रहा था तो मैं 250/50 मतलब उल्टा कर दिया था, ठीक है। तो अभी अपन इसको सही कर दिया, और ये म्यू क्या है, म्यू निकल करके आ रहा है 0.2। सो इस बाइएक्सियल प्रॉब्लम को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, किस तरीके से कैलकुलेशन की, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां से हमारा टेक अवे पॉइंट क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन सही आइडेंटिफाई हो, ठीक है। एग्जाम में अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन हमारा बाइएक्सियल प्रॉब्लम का है, बाइएक्सियल कंडीशन का है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यार हमें अब ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। एक बार ये बात दिमाग में आ गई तो चीजें अपने आप ही कहीं ना कहीं रास्ता बना लेती हैं, ठीक है। दिक्कत कहां आती है कि जब हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी सही निकाला होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये हमारा प्रीवियस ईयर सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, गेट एग्जामिनेशन का। पीछे वाला मैकेनिकल का था, ये क्वेश्चन मैकेनिकल का था, ये क्वेश्चन हमारा सिविल का है। आपको पता है कि गेट में मैकेनिकल और सिविल, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 30, मैकेनिकल और सिविल दोनों में ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैकेनिकल और सिविल के मिक्स क्वेश्चन हम करें,
ठीक है। हम सिविल वाले हैं सर, हम तो केवल सिविल का ही क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं बोलेगा। कई बार मैकेनिकल के क्वेश्चन उठ के एज इट इज सिविल में आते हैं, सिविल के उठ के मैकेनिकल में आते हैं, तो हमें जहां से अच्छा क्वेश्चन मिले हमें कर लेना चाहिए। सो ये एक और क्वेश्चन है, ये गेट सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें पूरी ईमानदारी के साथ। शुरू करिए। आई होप कि हम सब इसको कर सकते हैं। देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी नहीं इसको किया है तो आप इसको कुछ वीडियो को हमेशा की तरह पॉज करिए, और जब बिफोर कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, और अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ठीक है। A plate in equilibrium is subjected to uniform stresses along its edges with magnitude sigma x and sigma y as shown in the figure, ठीक है। सो हमारे को सिग्मा x दिया हुआ है, सिग्मा y दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलता है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Poisson ratio is 0.3 if sigma zz is negligibly small and assumed to be 0, then the strain epsilon zz is, है ना। मतलब कहने का क्या है कि आपको बोला कि सिग्मा जेड तो 0 है, आपको एप्सिलॉन जेड निकालना है। अब जब ये क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं तो कई बार स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर इसका आंसर तो सीधा सीधा कुछ सॉल्यूशन किए बिना ही 0 आना चाहिए, है ना। तो बेटा आपने पूरी बात, अगर किसी ने ऐसा सोचा तो आपने पूरी बात मेरी ध्यान से नहीं सुनी। मैंने लास्ट सेशन में बहुत क्लियरली इस बात को आपके सामने रखा कि भैया बायएक्सियल कंडीशन का मतलब होता है जेड डायरेक्शन पूरी तरह निग्लेक्ट कर देना, ना उसमें स्ट्रेस देखना, ना स्ट्रेन देखना। दूसरी बात हमने क्या पॉइंट आउट की थी कि हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कोई प्रॉब्लम हमारी बायएक्सियल प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। क्या कीवर्ड्स हैं उसके लिए हमारे कुछ कीवर्ड क्या कहते हैं, हमारे कीवर्ड कहते हैं कि भैया या तो थिन लिखा हो, ठीक है, थिन शीट, थिन प्लेट, बायएक्सियल, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये शब्द दिखता है प्लेन स्ट्रेस, बायएक्सियल स्ट्रेस और थिन करके कुछ भी ऐसा लिखा हुआ दिखता है? तो नहीं सर, हमें ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जब हमें कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं दिखता है तो दिस इज नॉट अ बायएक्सियल प्रॉब्लम। सेकेंडली ये बड़े कॉमन सेंस की बात है। अरे यार, हमने सिग्मा जेड को 0 इन्होंने कहा कर दो, एप्सिलॉन जेड आप 0 थोड़ी ना कर सकते हो। हमने बायएक्सियल प्रॉब्लम में क्या किया था, हमने सिग्मा जेड एप्सिलॉन जेड दोनों को निग्लेक्ट किया है, और निग्लेक्ट किया है मतलब 0 माना है। अब एक बार बताओ यार, किसी क्वेश्चन में जो चीज पूछेगा उसी को थोड़ी ना निग्लेक्ट कर दोगे। पीछे क्वेश्चन में यहां पे एप्सिलॉन जेड एंड सिग्मा जेड 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि यहां पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन लिखी थी। अब यहां पे आपसे म्यू पूछा, आप कह दो लेट्स निग्लेक्ट द म्यू, पॉइजन रेशियो ही निग्लेक्ट कर दो। अरे भाई, जो पूछा है वो कभी निग्लेक्ट थोड़ी ना करते हैं। सेम कॉमन सेंस से, सेम लॉजिक से ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, और हम अगर 0 आंसर सोच रहे हैं तो मतलब क्या है, हमने जो पूछा वही निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। सो डोंट डू दैट। अब फिर क्या करें? तो हम सब जानते हैं तो एप्सिलॉन जेड क्या होता है, हमें पता है सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, है ना। सो ये क्या है, ये हो गया 0। एप्सिलॉन जेड क्या है, माइनस म्यू कितना है जी, म्यू है 0.3, ओके। सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है 30, सिग्मा वाई कितना दिया हुआ है 50। सो 30 प्लस 50, और हमें ई क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखें तो पहली बात तो माइनस आ रहा है, मतलब ये सी और डी तो हो ही नहीं सकते।
कभी कभी समय भी बचा लेना चाहिए। दूसरी बात माइनस आ रहा है, अब देखो 30 50 80 80 में 3 मिला तो 240 और बाई 2 यानी कुछ भी हो 120 यानी ए ऑप्शन आ रहा है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्विकली हम ऑप्शन देख करके भी इस बात को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस समझिए कि आप क्लियर डिफरेंशिएशन समझें इस बात का कि बायएक्सियल प्रॉब्लम क्या होती है, जनरल प्रॉब्लम क्या होती है। जब हम ये फोटो देखते हैं, हमने ये डिस्कशन किया और इस डिस्कशन के बाद जब हम ये फोटो देखते हैं और ये फोटो काफी हद तक इस फोटो की तरह भी है और काफी हद तक लास्ट सेशन में जो हमने क्वेश्चन किया था इस फोटो की तरह से भी है। ठीक है, सो बाद में समय के साथ ये बात आपके दिमाग में कैसे बैठती है कि जब भी हम ऐसे से दिखने वाली फोटो देखेंगे तो हम ये बायएक्सियल वाला जुगाड़ लगाना शुरू कर देंगे। तो कभी हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, टॉपिक ढंग से पहचानना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, सो आगे से आई होप कि हम इन बातों का ख्याल रखेंगे। सो अब हुक्स लॉ पॉइजन रेशियो का इस्तेमाल करके, हुक्स लॉ और पॉइजन रेशियो का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारी बातें समझी, बहुत सारे फॉर्मूला समझे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, फ्रॉम सेशन 1 टू दिस सेशन हमने मैथमेटिक्स बहुत यूज की। पहली क्लास में हमने देखा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा, डिफ्लेक्शन का देखा, स्ट्रेन का देखा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज का देखा। लेकिन अभी तक हमने एक बात को समझा नहीं कि सर स्ट्रेस एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, ये बात अभी भी इस सेशन में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि स्ट्रेस आती कैसे है और किस कंडीशन में हमारी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारी बॉडी में आ सकती है। तो शब्द क्या यूज किया मैंने, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी जो भी मैं कह रहा हूं, यानी जो भी मैं कहने जा रहा हूं वो वैलिड है ओनली 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन के लिए जिनके ऊपर कोई शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिए बेटा, मेरी बात को सुनिए। मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर मैं किसी डायरेक्शन में कोई लोड लगाता हूं। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर किसी डायरेक्शन में अगर मैं कोई लोड लगाता हूं तो उस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेस पैदा होती है ड्यू टू द लोड। लोड लगाने की वजह से उस डायरेक्शन में हमारी कुछ स्ट्रेस पैदा हो जाती है। ठीक है, दूसरी वजह स्ट्रेस आने की क्या है, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हैंड्स अप नहीं कर रहा, हाथ दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मेरे 2 हाथ हैं। ठीक है, अभी मेरा मन है यार कि थोड़ा ऐसा कर लेता हूं, थोड़ा ऐसा, है ना। ठीक, ये मान लीजिए पहली सिचुएशन है कि मेरा कुछ ऐसा करने का मन है, कभी ऐसा करने का मन है और मैं ये करने के लिए आजाद हूं। ठीक है, तो भैया मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, मैं ऐसा कर ले रहा हूं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अभी मान लीजिए कोई आए और मुझे ऐसा पीछे से ऐसा पकड़ ले, जकड़ ले एकदम। ठीक है, अब जब किसी ने मुझे ऐसे पीछे से जकड़ा हुआ है ना, और तब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हाथों को ऐसा करूं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं कर पाऊंगा? तो सर जाहिर सी बात है कि या तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, एट द वेरी लीस्ट कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा जितना बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी ने मुझे पकड़े कर लिया था। अगर कोई मुझे पूरी ताकत से पकड़ा हुआ है तो मैं अपना नेचुरल डिफॉर्मेशन, नेचुरल बिहेवियर नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको 2 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन जिसमें मैं ऐसा करना चाहता हूं और मैं कर ले रहा हूं, दूसरी कंडीशन जिसमें मैं ऐसा करना चाहता हूं लेकिन किसी ने मुझे ऐसे जकड़ा हुआ है। आप बताइए किस कंडीशन में स्ट्रेस आएगी? मुझे लगता है कि आपके दिल से आवाज आ रही होगी कि सर सेकंड कंडीशन में स्ट्रेस आएगी जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। बस हमारे ही जैसा बिहेवियर मटेरियल का भी होता है, किसी भी कंपोनेंट का भी होता है। ठीक है, तो जब हमारा कोई मटेरियल, कोई कंपोनेंट, कोई बॉडी
किसी डायरेक्शन में नेचुरली डिफॉर्म करना चाहती है या किसी फंडामेंटल फिनोमिना की वजह से डिफॉर्म करना चाहती है और उसके डिफॉर्मेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, तब स्ट्रेस आती है। ठीक है, सो स्ट्रेस आने की दो कंडीशन, और ये अगेन बात वैलिड है फॉर सिंपल स्ट्रेस, मतलब म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन के लिए। सो टू कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। पहला, इट विल हैपन, अब इतनी कहानी नहीं लिख रहा हूं, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लोडिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ लोड की डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगी, एंड in the direction in which the deformation is restricted, in the direction in which the deformation is restricted। और जब मैं restriction की बात करता हूं तो ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो, ये रिस्ट्रिक्शन हमारा पार्शियल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, मतलब जितना पहले कर सकता था उतना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो स्ट्रेस आने की दो कंडीशन क्या है, जिस डायरेक्शन में लोड है उस डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी, और जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होना तो चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, या जितना होना चाहता है उतना नहीं हो पा रहा है, उस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेस आती है। तो इस बात को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा एक फिनोमिना देखते हैं। आइए, सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बॉडी है ना, ये है भाई मेरे पास एक बॉडी, ओके, और इस बॉडी के ऊपर अपन लोड लगा रहे हैं, तो ये लोड लगा देते हैं, ठीक है, ये लोड लगा देते हैं, है ना। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, यहां पे आप लोगों से ये है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि किस डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगी, किस डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं आएगी, किस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा और किस डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं आएगा। तो हमारा क्या है, स्ट्रेस किन डायरेक्शन में, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड। ठीक है, सोचिए किस डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगी, किस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगी। ठीक है, सो भाई अब आपने हमेशा की तरह पहले ये खुद करके सोचना है, फिर इस बात को मेरे से सुनना है। देखिए, जब तक आप अपने दिमाग को यूज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बन पाएगा। सोचने की डेवलपमेंट करिए, ठीक है, हमें अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है, टेक्निकल एप्टीट्यूड डेवलप करना है। सो क्या बात हुई, स्ट्रेस आने की दो कंडीशन है, एक तो उस डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में लोड है, मतलब जाहिर सी बात है सिग्मा एक्स आएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लोड हमको साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हुक्स लॉ कहता है कि भैया अगर इस डायरेक्शन में लोड है तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन भी होगा, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन भी हो रहा है, डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। लेकिन सर आप तो लिखे हो कि अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो स्ट्रेस नहीं आएगा। अरे भाई, ये भी तो लिखा है कि जहां लोड लग रहा है वहां पे आएगा। ठीक है, तो अभी ये बात आपको समझ में आएगी। अब पॉइजन बाबा ने कहा कि कभी भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है तो उसके साथ दो लेटरल स्ट्रेन्स होती हैं, मतलब एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड भी आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम वाई और जेड डायरेक्शन में। तो अगर मैं वाई और जेड डायरेक्शन में देखूं, तो वाई और जेड डायरेक्शन में कोई लोड दिखता है क्या? तो नहीं सर, वाई और जेड डायरेक्शन में हमें कोई भी लोड नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लोड की वजह से तो वाई और जेड में स्ट्रेस नहीं आने वाली। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि भैया वाई और जेड में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्या उस डिफॉर्मेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बाध्यता है?
तो आप कह सकते हो कि नहीं सर कोई बाध्यता नहीं है, ये बॉडी जब कंप्रेस होगी तो जितना भी वाई डायरेक्शन में डिफॉर्म करना चाहती है, स्ट्रेन लेना चाहती है, जितना भी जेड डायरेक्शन में डिफॉर्म करना चाहती है, स्ट्रेन लेना चाहती है, उतना डिफॉर्मेशन उतना स्ट्रेन हमारा हो जाएगा। मतलब कोई रोक नहीं रहा है, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, यानी वाई और जेड डायरेक्शन में ना तो लोड है ना ही रिस्ट्रिक्शन है, यानी कोई वजह नहीं है वाई और जेड में स्ट्रेस आने की। ठीक है, सो स्ट्रेस कब आती है? या तो लोड हो या डिफॉर्मेशन पे रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आती है। सो अगर मैं इस बात को कुछ ऐसा कहूं, मान लीजिए एक बॉडी और बनाते हैं, ठीक है, अब मैं इस पे सिमिलर सॉर्ट ऑफ लोड लगा देता हूं, है ना, ये मैंने लोड लगाया इसके ऊपर P, ठीक है, और मैंने इस पे रिस्ट्रिक्शंस बना दी, इधर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना, इधर भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब y और z दोनों ही डायरेक्शन में मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन में इस बात का याद रखिएगा, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में स्ट्रेस आएगी। ठीक है, तो अगर मैं y और z डायरेक्शन में यहां पे देखूं, अगर मैं y और z डायरेक्शन में देखूं तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। अब अगेन वही सवाल है आपसे कि भैया बताओ किस डायरेक्शन में स्ट्रेस आने वाली है, किस डायरेक्शन में स्ट्रेन आने वाली है, किस डायरेक्शन में स्ट्रेस आने वाली है, किस डायरेक्शन में स्ट्रेन आने वाली है। तो आप कहोगे सर x डायरेक्शन में स्ट्रेस जरूर आएगी। क्यों x डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगी? क्योंकि x डायरेक्शन में लोड है। x डायरेक्शन में स्ट्रेन भी आएगा क्योंकि हुक्स लॉ बोलता है कि x डायरेक्शन में स्ट्रेन आने वाला है, x डायरेक्शन में स्ट्रेन आने वाला है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है x डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा यहां पे कई लोग क्या सोचते हैं, सर अरे सर y और z में जब रिस्ट्रिक्शन है तो x में कैसे होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर जो स्ट्रेन्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो हो सकता है, कोई दिक्कत की बात है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, इस डायरेक्शन में अपने को नहीं थिंक करना है। अब ये बताइए, पॉइजन इफेक्ट की वजह से ये बॉडी पे जब x डायरेक्शन के अलोंग लोड लग रहा था तो ये y और z में एक्सपैंड होना चाह रही थी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या इसका एक्सपेंशन उतना हो पाएगा जितना पहले हो सकता था? तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो मैं यहां अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन मानूं, यानी y और z डायरेक्शन में स्ट्रेन आना चाह रही थी, डिफॉर्मेशन आना चाह रहा था, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन ने उस डिफॉर्मेशन को, उस स्ट्रेन को नहीं आने दिया, यानी स्ट्रेन y और z डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट की है, तो 100% अब मेरे को y में भी स्ट्रेस मिलने वाला है और z में भी स्ट्रेस मिलने वाला है। सो कंक्लूड करते हैं, और फाइनल कंक्लूजन क्या है? सिंपल स्ट्रेसेस तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने के लिए उस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में आपको या तो लोड देखना है या ये देखना है, अगर लोड है तो स्ट्रेस है, अगर लोड नहीं है तो दूसरी बात क्या देखनी है कि डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन को रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। ठीक है, सो आज के इस सेशन में इतना ही। ठीक है, और आप इस बात को और सोचिए और समझिए। सो हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।